गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का एमएलएस क्लासेस में स्वागत है। आज पढ़ाएंगे हम आप लोगों को सारणी के विषय में आप लोगों को बताया था कि सारणी आव्यूह से ही रिलेशन रखता है। जो उसके प्रसार हैं वो आव्यूह के प्रसार के जैसे ही है। लेकिन सारणी को हल करने के लिए कुछ नए तरीके आपको हम देते हैं। आप सारणी को कुछ नियमों के आधार पर यदि पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से आप उसको हल कर पाते हैं। तो हम आप लोगों को सारणी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सारणी के क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करते हैं उसके लिए कुछ नियम हम दे रहे हैं। आप नियम को भली भांति समझें और उसके नियमों को लिख करके आप क्वेश्चन को हल करें। हम ज़्यादा नियम आपको नहीं देंगे, बस 2 4 5 नियम इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण नियम देते हैं जिसकी सहायता से आपके सवाल हल करने में सफलता मिले और कम समय में आप उस क्वेश्चन को हल कर पाए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम सारणी के अंतर्गत जो 3 × 3 क्रम का हम सारणी पढ़ते हैं उसमें जो आव्यूहों के माध्यम में आव्यूह में भी दिखाया गया था, जो उसके चिन्ह है उसके अवयवों के, उसको समझ लेते हैं। पहले देखिए सारणी को हम इससे प्रदर्शित करते हैं मार्ग की तरह। इसके अंदर कुछ चिन्ह है जो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस के क्रम में रखा हुआ है, जिसको हम R1 से C1 R1 R2 R3 C1 C2 C3 कहीं से देखने की कोशिश करें तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए प्लस माइनस प्लस, कहीं से देखें तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से। अच्छा ठीक है, आप चिन्ह को देख लेते हैं। हम सारणी के कुछ नियम दे रहे हैं, नियम को हम बोलेंगे समझाते हुए। आप उसको मेरी बातों को सुन करके उसको नोट भी कर लें और उसको आप समझते भी चलें। समझ लेने से आप नियम को कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप निश्चित तौर पे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो बेटर है कि आप उसको समझें। देखिए क्या है, मेरा पहला नियम है कि एक सारणी है, देख पा रहे, एक सारणी। चलिए हम 3 × 3 का क्रम का ले लेते हैं, 2 × 2 का क्रम ले लेते हैं, कोई भी क्रम आप ले लेते हैं। तो एक वर्ग सारणी ही होना चाहिए। सॉरी, अभी पढ़ाए थे, तुरंत दिमाग पे आ जा रहा है। तो चलिए देखें, एक हम कोई सारणी में कुछ अवयव ले लेते हैं इस तरीके से और इसी पे एक नियम निकालते हैं। देखिए उस नियम को क्या कहते हैं और कैसे उसको समझते हैं कि किसी सारणी के समस्त पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ के अवयवों को पंक्ति में परिवर्तित कर देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये पहला नियम है। जैसे देखिए एक सारणी है, ये इस सारणी में ये R1 R2 R3 है और ये C1 C2 C3 है। R1 R2 R3 को हम C1 C2 C3 में परिवर्तित कर दें। जैसे 2 3 1 को हम C1 में लिख दें, 2 3 1 ऐसे लिख दें। 5 6 3 को C2 में लिख दें, 5 6 3। और R3 जो है 3 4 3, उसको C3 बना दें, 3 4 3। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। इसी पे पहला नियम कंप्लीट होता है। यदि किसी सारणी के पंक्तियों के समस्त अवयवों को स्तंभों में या स्तंभों के समस्त अवयवों को पंक्ति में परिवर्तित कर दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तो रहा पहला नियम। चलते हैं अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम देखिए, एक कोई आव्यूह है, अरे सॉरी सारणी है, 2 3 5 6 7 3 4 6 2। ये अब इस पे एक नियम निकालते हैं कि यदि किसी सारणी के किसी भी 2 स्तंभ या 2 पंक्ति को ले लेते हैं, जैसे C1 C2 C3 है, R1 R2 R3 है। अब हम चलिए चाहे 2 स्तंभ की बात करें या फिर 2 पंक्ति की बात करें, कोई एक ही बार में एक ही बार में एक लेते हैं। चलिए हम केवल स्तंभ को ही ले लेते हैं, स्तंभ को ही ले लेते हैं। यानी ये 2 स्तंभ हम ले लेते हैं। किसी सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभ की संख्याओं को आपस में परिवर्तित करते हैं तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु चिन्ह विपरीत हो जाता है। बस इतना ही अंतर होता है कि चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए, यदि हम ये 2 6 4 को C2 के पास लिख दें, 2
इसको C2 को C1 में, C1 को C2 में और C2 को C1 में परिवर्तित कर दें। 3 7 6 C2 लेके C1 के पास लिख दिए और फिर C1 को C2 के पास लिख दिए। 2 6 4 और C3 को ज्यों का त्यों रहने दें। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु चिन्ह विपरीत हो जाएगा। ठीक है, केवल चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ये रहा हमारा दूसरा नियम। इसको लिख सकते हैं कि यदि किसी सारणी के दो स्तंभों या दो पंक्तियों के अवयवों को आपस में परिवर्तित करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चलिए अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम, यदि किसी कोई सारणिक है हमारे पास, ये कोई सारणिक हो गया और इस सारणिक में 2 3 4 2 3 4 3 5 6 ऐसे। देखिए ध्यान से, यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ के समस्त अवयव बराबर हों तो उस सारणी का मान शून्य हो जाता है। देखिए ध्यान से, जैसे R1 की बात करें, R2 और R3 को देखें ध्यान से, C1 C2 और C3 को देखें ध्यान से, तो R1 2 3 4, R2 2 3 4, ये दोनों क्या है, R1 और R2 आपस में बराबर है, तो इस सारणी का मान क्या होगा, शून्य। आप फिर से नियम को एक बार दोहराते हैं। यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ के समस्त अवयव समान हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। देखिए C1 C2 भी बराबर हो सकता है, 2 3 4 3 5 6 2 3 4। देखिए C1 C3 के बराबर है, C1 C2 C3, देखिए दोनों बराबर है, 2 3 4 2 3 4, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग 3 नियम देखे और एक चौथा नियम भी देखते हैं। देखिए चौथा नियम क्या है, यदि एक सारणी ले लेते हैं, चलिए इस पे हम देखते हैं, एक ही पहला है, यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ में से कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ के समस्त अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे देखिए हमारे इस क्वेश्चन में R1 R2 R3 में R2 हमारा क्या है, 0, सभी अवयव, तीनों अवयव क्या हो गए R2 लाइन के, 0, इस सारणी का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पे देखें C1 C2 C3, तो C1 क्या है, सभी अवयव इसके 0 हैं, इस सारणी को हल करने की जरूरत नहीं, आप देख के बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, 0, क्योंकि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभों के समस्त अवयव, क्यों कोई भी पंक्ति कोई भी स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये तो था आपका चौथा नियम। एक लास्ट नियम हम आपको दे पा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, उस पे आपके किताब में और भी नियम होंगे तो आप उसे पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। हम इम्पोर्टेंट ही बताएंगे जो आपके सवाल में काफी ज्यादा यूज है। तो जैसे देखिए 5वां क्वेश्चन है, फार्मूला 2 3 4 5 6 7 3 2 1, ये देख रहे हैं, कोई एक सारणी है, उस सारणी में कोई एक अन्य संख्या, जैसे मान लेते हैं m देख पा रहे हैं, m का हम किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में यदि हम गुणा कर दें तो उस सारणी का जो मान प्राप्त होगा ना, जितना हम गुणा करते हैं उतने गुना हो जाता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए a था और a में हम m का गुणा कर दिए तो पता है कितना आया, am, m a के बराबर हो गया, वह सारणी उतना गुना हो जाता है। तो इसको नियम लिखेंगे, यदि किसी सारणी के किसी स्तंभ या किसी पंक्ति के किसी भी अवयव में किसी अन्य संख्या से गुणा कर देने के बाद उस सारणी का मान उतना गुना हो जाता है, जितनी संख्या से गुणा करते हैं उतना गुना के बराबर हो जाता है। तो ये सारणी का नियम था।
अब हम सारणिक को हल करने के कुछ प्रोसेस बताते हैं। आप इन पांचों नियम को दिमाग में रखे रहिएगा। आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसमें m का गुणा हुआ है, इसमें n का गुणा हुआ है, इसमें p का गुणा हुआ है। देखिए p का गुणा हुआ है। आप इसमें से चाहें कि r1 से m कॉमन है, कॉमन कर लें, r2 से n कॉमन है, n कॉमन कर लें, R3 से P कॉमन है, कॉमन कर लें, तो उसको कॉमन करके इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए इस तरीके से लिखा जा सकता है, उसमें सब बारी बारी से कॉमन कर सकते हैं। इसको हल करते वक्त आवश्यकता के अनुसार यदि R2 में किसी अन्य संख्या से गुणा करने पर हमारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से हल हो जाते हैं, तो हम आवश्यकता के अनुसार डायरेक्टली R2 में भी किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सारणिक को हल करने की कुछ विधियों को देखते हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं सारणिक को हल करने की कुल 2 विधि है। सारणिक को हल करने की कुल 2 विधि है। कौन कौन सी? एक नया नाम सुनेंगे आप, सारस विधि, और दूसरा है लॉफ्लेस विधि। आप नया नाम सुन रहे हैं, किताब में इस तरीके का नाम शायद हो, और हम लोग आगे की किताबों में पढ़े हैं, इस वजह से हम आपको ये जानकारी प्राप्त हो, हमें प्राप्त है, आपको भी ये जानकारी मिले कि सारणिक के कितनी विधियों से हल करते हैं। देखिए ये 2 विधि से सारणिक को हल किया जाता है। और एक बड़ी बात कि सारस विधि आपको जानकारी में इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये सिलेबस आपके हाई क्लास के सिलेबस का है। फिलहाल सारस विधि है क्या, हम उसे आपको बताएंगे। आप लॉफ्लेस विधि आपके किताब में यूज है, इसको भी 2 तरीके से हल किया जाता है। कैसे? एक विस्तार पूर्वक, विस्तार से, और एक बिना विस्तार किए। विस्तार का मतलब समझ रहे, प्रसार, बिना विस्तार किए। ये आप 2 तरीके से हल करते हैं इसको। तो ये विस्तार क्या है और बिना विस्तार क्या है, ये सारस विधि क्या है। अच्छा हम आप लोग को सारस विधि तो आप बताएं कि इंटर लेवल में आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी सारस विधि है क्या हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको लॉफ्लेस विधि में इंटरमीडिएट में जो पढ़ना है आपको वो बता लेते हैं, इसके बाद सारस विधि भी बताते हैं। देखिए विस्तार से क्या है, जैसे आपको कोई एक सारणिक दिया हो 3 4 5 6 7 3 2 1 4 ऐसे दिया हो, तो आप करते क्या है, इस सारणिक का मान निकालते हैं। इस सारणिक का मान निकालने के लिए आपको जो विस्तार विधि है वो आव्यूह में भी आप यूज किए हैं। कैसे करते हैं कि पहले जैसे A11 का एक अवयव ले लेते हैं, तो इसके समस्त पंक्ति और स्तंभों के अवयवों को छिपा लेते हैं। इसके बाद जो बचते हैं 2 गुणित 2 के क्रम का जो आव्यूह बचता है उसका मुख्य विकर्ण का गुणा करके माइनस 1 गुणे 3 इस तरीके से करते हैं। आगे हम बताए थे कि प्लस के बाद माइनस का चिन्ह होता है, तो -4 को ले लेते हैं, फिर इसके स्तंभ और इसके पंक्ति को बंद कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है 6 3 2 और 4 के अवयव बचते हैं, तो 4 का 6 के साथ गुणा कर दे तो 4 गुणे 6 माइनस 2 गुणे 3 आता है, प्लस 5 को ले लें तो इसके स्तंभ और इसके पंक्ति के अवयवों को बंद कर दें, तो क्या बचता है 6 7 2 1 इस तरीके से, और गुणा करते हैं तो 6 गुणे 1 माइनस 7 गुणे 2, और फिर इसको हम क्या सॉल्व कर लें। 7 चौका 28 3 एकम 3 28 माइनस 3 माइनस 4 6 चौका 24 माइनस 6 प्लस 5 6 माइनस 7 गुना का 14, और फिर इसको हल कर लेते हैं। 28 3 माइनस हुआ 25, 24 में से 6 गया 18, 4 गुणे 18 प्लस 5 14 में से 6 गया माइनस 8, और फिर हल कर लेते हैं। तो ये तो था किसी भी सारणी का मान निकालने का विस्तार विधि। अब जो होती है बिना विस्तार किए, चलिए आपकी किताब में देखिए, मान लेते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन इस टाइप का हो, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है, और फिर क्या है b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, इस तरीके से c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, और बराबर 0 प्रूव करना। देखिए आपके किताब में अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन इस टाइप का है, तो ऐसे क्वेश्चनों को बिना विस्तार से भी हल किया जा सकता है। हम चाहें तो इसको इस विधि से भी हल कर सकते हैं, उसका मान आएगा 0। देखिए बिना विस्तार किए भी हल कर सकते हैं, उसके लिए हमने 5 नियम भी दिए हैं,
और उन पांचों नियम को दिमाग में रखेंगे और हम हल करते हैं। तो जैसे देखिए, अगर हम इसको C1 C2 C3, C1 के स्थान पे लिखें C1 C2 और C3 को जोड़ दें आपस में, तो आप देखिए a माइनस बी और फिर प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए, अगर जोड़े तो देखिए a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, जोड़ने के पश्चात क्या आया 0, बाकी इन सबों को उतार लें, यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो 0 और इन सबों को भी जोड़ दे तो 0। इस तरीके से कर लेते हैं और कर लेने के पश्चात हम देख पा रहे हैं और हम अपने पांचों नियम पे जाते हैं कि किसी सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है 0। देखिए ये 0 हमने कर दिया C1 पूरा, तो इस सारणी को हल करने के पश्चात क्या आएगा रिजल्ट 0। तो कितना बिना विस्तार किए, कोई मल्टीप्लाई जो यहाँ पे किए थे उस तरीके से बिना किए हम कैसे इसका मान निकाल पा रहे हैं। तो ये तो था बिना विस्तार और आपको विस्तार भी बताया। अब आती है बात सारस विधि क्या है। सारस विधि के विषय में देख लिया जाए, हालांकि आपको विस्तार और बिना विस्तार पे ही फोकस करना है, आपको इसी माध्यम से पढ़ने हैं। मेरे बताए हुए 5 नियम को भली भांति आपको समझना है। आपकी किताब में यदि एक आध दो नियम और भी दिया हो तो आप उसे भी बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करें, इतने पे ही चलना है। हालांकि आपको सारस विधि के विषय में भी बता दें, इसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम आप लोग के इसके कुछ सॉल्यूशन क्वेश्चन को हल कर करके बारी बारी देंगे। आप भी प्रयास करें हमारे नियमों के आधार पे। चलिए देखते हैं सारस विधि क्या है। चलिए सारस विधि में हम एक सवाल ले लेते हैं, ये है 3 5 9 4 6 3 2 7 8, ये क्वेश्चन ले लिए हैं। इस सारणी का मान कैसे प्राप्त हो, तो विस्तार विधि से भी हम यहाँ पे देख रहे थे, लेकिन इसको सारस विधि से कैसे हल करें। देखिए कैसे किया जाता है, कोई भी सवाल आप हल कर सकते हैं। देखिए इस सारणी का यदि मान बताना हो ना, तो करते क्या है कि इसके 2 स्तंभों के अवयवों को इसके बगल में लिख देते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, इसके जो C1 और C2 C3 हैं, ये C1 C2 को एक बार फिर से ही बगल में लिख देते हैं। समझ पा रहे होंगे आप, सब में कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन में इन दोनों को एक बार फिर से रिपीट करके लिख लेंगे। लिखने के बाद आप इसको विकर्ण खींचते हैं। विकर्ण का मतलब जो तीनों अवयवों को छुए, जैसे देखिए ऐसे ऐसे कट कर दिया, 3 अवयवों को टच किया। वैसे यहां से चले और ये बाहर भी आकर के इसको टच किया, फिर ऐसे चले ऐसे टच किया, बाकी यहाँ 2 हैं, इसको छोड़ देंगे। अब जैसे खींच लेते हैं इन सबों का आपस में ही गुणा करते हैं, 3 6 8 का गुणा करेंगे, फिर प्लस 5 3 2 का गुणा करेंगे, प्लस 9 4 7 का गुणा करेंगे, इस तरीके से, और गुणा करके इसको जोड़ देंगे। आप गुणा कीजिए, देखिए हम गुणा कर रहे हैं, मेरा गुणा करने के पश्चात आया, गुणा करके जब जोड़े तो मेरा आ गया 426। आप भी गुणा करके जोड़ लीजिए, ये आया समीकरण नंबर, इसको 1 मान लेते हैं। क्लियर है। अब एक बार पुनः इस क्वेश्चन को फिर नोट करते हैं, 3 5 9 4 6 3, जो करते हो जैसे लिखा था वैसे ही फिर से लिख देते हैं, 3 4 2 5 6 7। देख पा रहे हैं, ऐसे लिखने के पश्चात एक बार हम ऐसे विकर्ण बनाए थे ना, अब एक बार ऐसे विकर्ण बनाएंगे इस साइड से। चलिए देखिए 5 4 8 3 3 7 9 6 2, ऐसे बना दिए। अब इसको भी इसी तरीके से गुणा के रूप में लिख लेंगे, जैसे 5 4 8 प्लस 3 3 7 प्लस 9 6 2, और आप इसको भी गुणा करके लिख दीजिए। मेरा गुणा करने के पश्चात और प्लस किए तो 231 आया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर आपस में घटा देंगे, समीकरण 1 में से माइनस कर दे समीकरण 2 को, तो 426 में से 231 को माइनस किए तो 195 आ गया। देख पा रहे हैं 195, अर्थात ये जो क्वेश्चन था ना, ये जो मेरा क्वेश्चन था 3 5 9 और 4 6 3 4 6 3 2 7 8 2 7 8, इस साड़ी का जो आंसर है वो 195 है। आप इसे चाहें तो
अलग तरीके से भी, जैसे जो विस्तार विधि बताए थे वैसे भी हल करके चेक करके देखिए कि 195 आया कि नहीं आया। हमने ऐसे हल किया तो 195 आया, सारस विधि से विस्तार से हल करें तो 195 आता है कि नहीं आता है, आप चेक करें उसको, तो निश्चित तौर पे आएगा। हालांकि आपको सारस विधि नहीं प्रयोग करनी है इसमें, और आप लोगों को ये सिर्फ लाप्लेस विधि के जो दो विधि है, विस्तार से बिना विस्तार के, तो विस्तार करना आपको पता है, आव्यू में भी उसको पढ़ चुके हैं और एक बार हमने रिवीजन भी करा दिया। और इसके बाद बिना विस्तार के लिए हमने 5 नियम लिखवाए, उन 5 नियम को कई बार आप दोहरा लीजिए, और इसके बाद और भी कुछ नियम हो तो उसे आप समझ लीजिए। समझ लेने के पश्चात अब हम अगले वीडियो में आप लोगों को इसके कुछ एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। आप इस फार्मूलों को एक बार, दो बार, 3 बार कंप्लीट रखें, और फिर यद्यपि आपके फार्मूले में किसी भी प्रकार की और सुझाव की अपेक्षा हमसे आप रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें अवगत कराएं कि हमें अब आगे आपको क्या बताना है, अभी आप कहाँ की कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। ठीक है, और यदि आप लोग को डायरेक्टली अगर हमसे संपर्क करना हो तो हमारे मोबाइल नंबर 95, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट पर्सनली आप मिल करके व्हाट्सएप करके आप जो चाहें उसे समझ सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप पढ़ें, औरों को भी पढ़ने का मौका दें, इसे जितना ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद, अब मिलेंगे एक्सरसाइज में।